बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप या वीडियो को बूस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि आपके पास पैसा है। जब तक आप बूस्ट करोगे आपके रील्स, आपके वीडियोस को वो चलाएंगे। जिस दिन आपने अगेन बूस्ट करना बंद कर दिया वो आपको ऑर्गेनिक रीच नहीं देगा। ठीक। तो ये क्या सच है? मुझे लगता है कॉपीराइटिंग खत्म है। कॉपीराइटर की आज आपको जरूरत नहीं है अगर आपको ढंग से यही आता है तो। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मान के चलो मोस्ट जो कीवर्ड्स है वो ऑक्यूपाइड है। तो मुझे लगता है एसईओ भी खतरे के अंदर है। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या है? अगर कोई ऐसा पर्सन है गांव में, कोई छोटे घर में अपने लैपटॉप से कुछ काम करना चाहता है और उसको अभी ये फेसबुक, इंस्टाग्राम की एड रन करनी आती है, तो उसको अभी अगला स्टेप क्या करना चाहिए? एआई आने से लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के मन में डर है कि हम अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी एआई आ रहा है। आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर लोगों की जॉब्स जाने वाली है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10 आदमी काम कर रहे थे वो 1 आदमी काम करेगा। आपका क्या स्टैंड पॉइंट है कि यही होगा? तो आज की इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि कैसे आज का यूथ घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा सकता है सिर्फ अपनी स्किल्स को यूज करके। हमने डिस्कस किया है कि फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, क्या उनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कर रही है, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चालू करना चाहते हो तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमने एआई के बारे में बात की है। हमने समझा है कि एआई हम जितना डर रहे क्या उतना सच में खतरनाक है या सिर्फ ये एक मिथ है। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। अपने सारे काम एक साइड में रखे ये पॉडकास्ट देखने के लिए बैठ जाइए। आई प्रॉमिस यू कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल को, और हाँ, हमारी क्लिप्स चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको शॉर्ट में पॉडकास्ट के हाइलाइट्स चाहिए तो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। हैप्पी पॉडकास्टिंग। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, क्योंकि आज कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स है जो ऑडियंस हमारी देख रही है, उसमें से बहुत सारे लोगों के सपने रहते हैं कि यार मैं फेसबुक एड्स रन करना सीख लूं, मैं यूट्यूब पे कैसे एड्स रन, गूगल एड्स सीख लूं और मैं खुद की एजेंसी डाल दूं। तो सर, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, अपनी खुद की एजेंसी चलाई है और उसको इतने अच्छे वैल्यूएशन पे सेल किया है, तो आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे कि फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या है और क्या उनको अगले स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो फ्यूचर के अंदर जो एजेंसीज होगी ना वो छोटी होगी, बड़ी एजेंसीज नहीं होगी, क्योंकि एआई ना बहुत सारा काम ऑटोमेट कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कॉपीराइटिंग खत्म है। कॉपीराइटर की आज आपको जरूरत नहीं है अगर आपको ढंग से एआई आता है तो। एसईओ अभी सबके सब कंफ्यूज है, एसईओ क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि अगर हम गूगल के रिजल्ट्स की बात करके चले या जितने भी सर्च इंजन की बात करके चले तो सर्च रिजल्ट दिखा रहे हैं एआई से जनरेटेड। तो इंफॉर्मेशनल जितनी भी क्वेरीज थी वो तो खत्म हो चुकी है। करेक्ट। तो अगर कोई व्हाट इज वाली कोई भी क्वेरीज थी वो खत्म। दूसरा, अगर कमर्शियल इंटेंट की बात करके चले, कमर्शियल मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उस पर सबके सब आप लोग गूगल एड चला ही रहे हैं। सही बात है। तो कोई फायदा नहीं हो गया। या अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उस पर शॉपिंग एड चल ही रही है, तो आपका वहां पे भी फायदा नहीं हो गया। सही। अब आप बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट करके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ लो, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड देख लो जिसपे कोई ऐड नहीं चला रहा हो, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस गए जहां बिजनेस नहीं बन सकता। ट्रू। क्योंकि आज सबको डिजिटल मार्केटिंग आ गई, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो मान के चलो मोस्ट जो कीवर्ड्स हैं जो पोटेंशियल आपको कन्वर्जन लाके दे सकते हैं वो ऑक्यूपाइड है। तो मुझे लगता है एसईओ भी खतरे के अंदर है। Absolutely. अब देखते हैं गूगल कहाँ जाता है उस चीज के अंदर। ईमेल्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितने लोग ईमेल खोलते हैं, बहुत कम। तो ईमेल्स भी धीरे धीरे पीछे जाएंगे। तो मेजरली जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव्स की बात करके चले तो क्रिएटिव में जो पहले क्रिएटिव ब्लॉक आता था, आज एआई उसको सॉल्व करके देता है। आप क्या करो, आज चैट जीपीटी पे जाओ, पूछो कि भाई मेरा बिजनेस ये है। मतलब मैं तो सबको कहता हूँ एक वैल्यू स्टेटमेंट है, ये एक प्रॉम्प्ट है जिससे चैट जीपीटी को अपना बिजनेस समझा सकते हो। वी डू डैश फॉर डैश टू डैश इन डैश। ओके। वी डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस टू ग्रो देयर बिजनेस इन 6 months। समझ जाएगा वो बिजनेस। तो बस ये आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको जो बताना उसको बताओ, वो आपको बना के दे देगा। तो आपने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, उसको कहा कि भाई मैं ये करता हूं, सजेस्ट मी
क्या क्या मैं क्रिएटर्स बना सकता हूँ। अब आपको बहुत सारे क्रिएटर्स बना के दे देगा, अब उन क्रिएटर्स को उठा के मिड जर्नी में डाल दो। करेक्ट। मिड जर्नी से आपको आइडिया मिल जाएगा फोटोशूट क्या करना, क्या नहीं करना, किस टाइप का डिजाइन बनाना है। करेक्ट। अब एक बेसिक डिजाइनर चाहिए जो उसको रेप्लिका करके बना पाए आपके प्रोडक्ट के लिए। खाने का तो ये क्रिएटिव का काम भी खत्म हो गया। एड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गूगल की स्ट्रैटेजी देख लो या फेसबुक की स्ट्रैटेजी देख लो तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। गूगल एड्स परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है अपने आप को, मतलब ऑटोमेशन है। अगर हम बिडिंग की भी बात करके चले तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। फेसबुक की बात करके चले तो वो भी ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। बेसिक लेवल पे पैनल के अंदर भी अगर आप एड चलाते हो तो सबसे पहले ऑटोमेटेड लिखा होता है, दिस मींस एआई रन करने वाला है। तो एआई एक बहुत बड़ा गवर्निंग फोर्स होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो मेजर मार्केटर्स का क्या काम करेगा? मॉनिटरिंग, कहां पे चीजें खराब हो रही है, कहां पे बेटर किया जा सकता है, या फिर फनल क्रिएशन। करेक्ट। या फिर मैं कहूंगा बिडिंग, चेक करना कि कितने कैक के ऊपर हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा, एक्विजिशन कॉस्ट कितना खर्च कर सकते हैं, फनल को इंप्रूव करना, ट्वीक करना। अब वो जो स्ट्रेटेजी वाला काम है ना, वो एक बंदा बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। दिस मींस आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। सही बात, सही बात। फ्यूचर इज एआई एजेंसीज, एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी बहुत सारे लोग ना समझ नहीं रहे इस बात को कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सबको लग रहा है बज है, एआई इज बज। चैट जीपीटी को पता है लोग क्या समझ रहे हैं? चैट जीपीटी इज गूगल का ऑल्टरनेटिव। जहां पर हम कुछ सर्च मारते थे ना, तो चैट जीपीटी आज वो सर्च को कॉम्प्रिहेंड करके हमको दे देता है। अरे भाई, वो कॉम्प्रिहेंड भी करता है, आपको रिजल्ट्स भी लाके देता है, वो एनालाइज भी करता है। करेक्ट। आप अपनी गूगल एड्स की कोई शीट निकालो, उसको एक्सपोर्ट करो और उसको कहो कि भाई ये मेरी सर्च टर्म रिपोर्ट है, प्लीज एनालाइज दिस। वो आपको एनालाइज करके दे रहा है। कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं? पहले तो मैं कहता था ये वाला फीचर चलो पेड है, बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। 4O के अंदर तो ये भी फ्री है। सही बात है। बट लोगों को लग रहा है वो चैट जीपीटी गूगल पे सर्च मारना और उस सर्च को कॉम्प्रिहेंड करके दे देता है। जो लोग इतना, देखो ज्यादातर लोग तो 90% तो 95% तो ये सोच रहे हैं एआई ऐसी है, बज है, जैसे कुछ चीजें आती है और चली जाती है वैसे ये भी आएगा चला जाएगा। True. जो लोग समझ रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं गूगल की टाइप वाली चीजें। जो 0.1% लोग हैं ना जो समझ पा रहे हैं, वो ही काम करेंगे बढ़िया। करेक्ट। तो अगर एजेंसी रन करनी है, एआई सीखो और मार्केटिंग सीखो। टूल्स मत सीखो कि फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे होता है, ये होता है। पैनल्स तो चेंज होते रहेंगे। करेक्ट। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 15-16 साल हो गए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, एड चलाते हुए मुझे 13-14 साल 15 साल हो गए। पैनल इतनी बार चेंज हुए हैं। तो पैनल अभी रिसेंटली गूगल ने अपना एड पैनल चेंज किया है। तो अगर आपने पहले कुछ सीख रखा था, अचानक जाओगे पैनल चेंज हो गया, इररिलेवेंट हो गया। हाँ, राइट। एड्स पैनल की एनालिटिक्स की बात करके चलो, गूगल एनालिटिक्स पूरा चेंज हो गया। तो चेंज तो होता रहेगा। तो आपको टूल चलाना आता है, दिस डजंट मीन कि आप एजेंसी रन कर सकते हो। आपको मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट क्यों लेता है, क्यों उसकी मोट है। करेक्ट। क्या डिफरेंशिएशन, हम कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेटर पोजीशन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये थॉट्स क्लियर हो गए तो आप एआई का यूज करके अच्छी कॉपीराइटिंग बना पाओगे, आप अच्छा फनल बना पाओगे और अच्छी राइटिंग कर पाओगे। सो ट्रू। बहुत टेक्निकल बात कर गया मैं। नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे इनफैक्ट सर, हमारे भी जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर कौन सा ऐसा काम है जो मैं घर पे बैठ के कर सकूं। तो लाइक पहले बहुत लोग रिकमेंड करते थे कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं क्या, क्योंकि लोगों को आजकल यही लगता है कि बस मैंने फेसबुक एड रन करना सीख लिया, यूट्यूब एड रन करना सीख लिया, यूट्यूब से इधर उधर से छोटे छोटे कोर्सेज है और मैं अपने घर पे बैठ के काम कर पाऊंगा। अभी आप ये बहुत सारी चीजें अच्छी से बता रहे हो कि उनको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो सर आप मुझे ये चीज बता सकते हो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कोई गांव में, कोई छोटे घर में अपने लैपटॉप से कुछ काम करना चाहता है और उसको अभी ये फेसबुक इंस्टाग्राम की एड रन करनी आती है, तो उसको अभी अगला स्टेप क्या करना चाहिए? जैसे मार्केटिंग में आपने बताया उनको समझ होनी चाहिए, तो उसको क्या क्या लेवल पे खुद को अपग्रेड करना चाहिए और क्या क्या स्कोप मिलेंगे उसको जिससे वो अर्न कर सके? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के आसपास। ठीक है, तो पहले तो मैं कहूंगा मार्केटिंग सीखो। मार्केटिंग के लिए फिलिप कॉटलर की बुक है, हाँ वो उठा लो और उसको पूरा पढ़ लो। अब सिंपल सी बात, प्रॉब्लम ये है फिलिप कॉटलर वो यूएस कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज्यादा है, इंडियन कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो वो कुछ चीजें ऐसी है जो शायद इंडिया में काम नहीं करती, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चीजों को समझने की कोशिश करें। करेक्ट। बहुत सारे लोग मार्केटिंग, मेरे एक मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लो तो आपको मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। व्हाट इज मार्केटिंग, और बेसिक मार्केटिंग सीखनी है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, 7 P's क्या होता है, प्राइसिंग कैसे डिफाइन होती है, ये बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। क्योंकि सिंपल सी बात पता क्या, जब तक आपने कोई चीज देखी नहीं ना तब तक आपके लिए वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। करेक्ट।
तो अगर आपने किसी कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरे को ऐड चलानी है, ऐड चलाने के लिए मुझे प्रोडक्ट का पहले स्पेसिफिकेशन देखना जरूरी है, उसके लिए एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनानी जरूरी है, तो आपको पता ही नहीं है। सही है। आपको लगता है कि ऐड चलाने के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्ट की फोटो खींचो, डालो और ऐड चला दो। Absolutely. बट अब मैंने आपको कह दिया कि भाई नहीं, आपको ऑडियंस को समझना जरूरी है ये, तो आप कहोगे अच्छा हाँ ये भी तो सोचना है। तो सिंपल सी, और मार्केटिंग सीखने से आप ये सोचना सीख जाते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है। करेक्ट। साथ में ये मार्केटिंग के अलावा आपको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी जो अलग अलग आपको इतर बितर इंटरनेट के ऊपर मिलेगी। वो क्या है? वैल्यू। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, और आप अपने कस्टमर के दिमाग में वैल्यू कैसे डाल सकते हो। एक इसी का कंसेप्ट है, वैल्यू इक्वेशन नाम है इसका। तो एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है वो अगर हम बढ़ाएंगे तो चीजें बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है जिसको बढ़ाएंगे तो चीजें घटेगी। हाँ। तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी चीज ऊपर की साइड पे आ रही है इक्वेशन के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे की साइड पे आ रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सिंपल सी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हम कभी भी किसी चीज की कोई वैल्यू देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं? सबसे पहले वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि भाई मेरे को वो ऑफर कर रहा है, उसमें क्या क्या मुझे मिलेगा, कितनी चीजें मुझे मिलने वाली है। अब एग्जांपल के लिए आप भी पानी बेच रहे हो, मैं भी पानी बेच रहा हूं, सेम पानी बेच रहे हैं, अब वैल्यू तो सेम हो गई, एक्चुअल वैल्यू सेम हो गई। एक और इसके ऊपर फैक्टर है, वो परसीव्ड वैल्यू, कि आपको क्या लगता है कि आप जो पानी बेच रहे हो, मैं जो पानी बेच रहा हूं, उसमें क्या डिफरेंस है। वो दिस इज पोजीशनिंग। अब मार्केटिंग आपको ये परसीव्ड वैल्यू को इंप्रूव करना सिखाएगी कि कैसे आप पोजीशनिंग को इंप्रूव कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सामने वाले को बता सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट तेरे लिए ही है और कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय टाइम एंड एफर्ट। आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, अगर आप उस वैल्यू को जल्दी डिलीवर कर सकते हो, मान के चलते हैं आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं सेम है, हमारी प्रीसीड वैल्यू भी सेम है, बट आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसके रिजल्ट्स 30 दिन में आते हैं और मैं 7 दिन में लाके दे रहा हूं, मैं बेटर हो गया। तो डिवाइडेड बाय टाइम और एफर्ट। अब आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसमें बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे में कुछ नहीं करना, एक गोली खाओ, पानी पियो, काम हो गया। बंदा कहा भाई ये सही है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। करेक्ट। तो मान के चलते हैं एक ना वेट लॉस प्रोग्राम है, 2 कंपनियां बेच रही है, तो मैं आपको एक अपना पोजीशन करता हूं, वेट लॉस प्रोग्राम करता हूं कि हम ना एक वेट लॉस प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप 90 डेज के अंदर अपना 14 किलो वेट लॉस कर सकते हो। आपको हम डाइट देंगे, आपको हम सब कुछ देंगे, आपको सिर्फ हफ्ते का हमारे लिए 2 घंटा निकालना है और आपको 90 डेज के अंदर हम रिजल्ट्स गारंटेड लाके देंगे। कोई भी कर लेगा। तो लग रहा है ना ये प्रोग्राम तो यार ये तो एकदम परफेक्ट चीज है। करेक्ट। अब ये जो गारंटेड वर्ड यूज कर दिया ना, ये भी एक वैल्यू है, प्रीसीड वैल्यू है। मैं गारंटी दे रहा हूं, दिस मींस भाई प्रोडक्ट में बहुत दाम होगा, गारंटी है पीछे। ट्रू। तो ये जो प्रीसीड वैल्यू है ये आपको इंप्रूव करनी सीखनी है। और जो आप ऑफर क्रिएट कर रहे हो, ये ऑफर है बेसिकली। जो भी हम कोई ऑफर क्रिएट करते हैं वो हमेशा वैल्यू इक्वेशन पर जाना चाहिए। इसका ध्यान रखो, अंधा स्केल करो। अमेजिंग, बहुत अच्छा है सर। ये फिर हम अब अगेन थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है कि जो आम ऑडियंस को समझता है कि हाँ ठीक है मुझे मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन एक आज बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ब्रांडिंग के ऊपर, कि ब्रांडिंग में भी एक कंपनी का ब्रांडिंग अलग होता है, एक पर्सनल ब्रांडिंग अलग होता है, एज अ फाउंडर, एज अ मार्केटर। मैं अभी वो अमन गुप्ता से मिला जस्ट थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने उनके बिजनेस के लिए ये बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा कि भाई पहले बोट कंपनी, उनके ब्रांड का एक वैल्यू था, लेकिन जब से उनका पर्सनल ब्रांड इतना आगे बढ़ गया, उनकी कंपनी का ग्रोथ 100x हो गया। तो आपके हिसाब से ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आम जनता को समझे इसलिए, और बाद में वो ब्रांडिंग एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना यूज हो सकता है। ठीक है, मैं इसको पार्ट में बांटता हूँ। मार्केटिंग के ना 2 वर्टिकल्स हैं मेजरली, मतलब बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, पर समझने के लिए मान के जो 2 वर्टिकल्स है, एक है परफॉर्मेंस, एक है ब्रांडिंग। परफॉर्मेंस इज प्योर एफर्ट, जहां पर हम 10 रुपए लगा रहे हैं, 20 रुपए कमाना इज अ गोल। करेक्ट। ब्रांडिंग मतलब हम पैसा लगा रहे हैं बट हम अपनी परसीव्ड वैल्यू इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब लोगों को लग रहा है भाई ये बढ़िया, ये बढ़िया, यही। तो जैसे अभी हमने वैल्यू इक्वेशन की बात करी थी, वैल्यू इक्वेशन में मैंने कहा परसीव्ड वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अमन गुप्ता शार्क टैंक पे आके लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया उनके ऊपर, जिसकी वजह से परसीव्ड वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑफर इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से सेल होनी शुरू हो गई। करेक्ट। ये लॉजिक है पूरा अगर देखा जाए
तो ब्रांडिंग क्या करती है? ब्रांडिंग एक सबकॉन्शियस लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट करती है कि यू आर डिफरेंट। लोगों को लगता है ब्रांडिंग मींस लोगो बना दिया, कंपनी का नाम रख दिया, कलर साइकोलॉजी कर दी, होगी ब्रांडिंग। ये है ही नहीं। हमने आपके किस जान पहचानने वाले ने हमारा कोर्स किया था ब्रांडिंग का, तो ब्रांडिंग इज बहुत ज्यादा डीप। मतलब उसके छोटा सा वर्टिकल है विजुअल ब्रांडिंग। सबसे पहले इंटरनल ब्रांड आता है कि मेरी कंपनी किस तरीके से गवर्न करने वाली है, वैल्यूज क्या है, इथॉस क्या है मेरी कंपनी की, हमारी मैसेजिंग क्या रहने वाली, ये भी वैल्यू का पार्ट है कि हम कैसे मैसेज कन्वे करने वाले हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस भी वैल्यू का पार्ट है, विजुअल भी हमारी ब्रांडिंग का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो ब्रांडिंग की नेसेसिटी है वो ये है, आपको पोजीशन करने में बेटर करता है। मतलब आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर पाते हो, करेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। तो ये जो अमन गुप्ता ने किया, अमन गुप्ता ने क्या किया, लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगा। एब्सोल्युटली। बट आप इसको मेजर नहीं कर पा रहे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप क्योंकि बहुत स्केल था इसलिए आपको दिख गया। शार्क टैंक में बहुत सारे लोग थे, नंबर्स दिखाई दे रहे, पर बहुत सारी कंपनीज, मान के चलो आप, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा, ना मैंने आपको पैसे दिए ना आपने मुझे पैसे दिए, पर हम वीडियो डाल रहे हैं। करेक्ट। पर हम क्यों कर रहे हैं वीडियो? आप चाह रहे हो आपका पर्सनल ब्रांड इंप्रूव हो, मैं चाह रहा हूं मेरा पर्सनल ब्रांड इंप्रूव हो। करेक्ट। क्यों? लोग मुझ पे ट्रस्ट करें, कल को जब मैं कोई प्रोडक्ट सर्विस दूं तो मेरा प्रोडक्ट सर्विस ले ले। ट्रू, क्लियर कट बात ये। तो ये जो एफर्ट है ये हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस एफर्ट को हम मेजर नहीं करेंगे आरओएस के अंदर कि मैंने कितने रुपए लगाया और कितने रुपए कमाया। एब्सोल्युटली। पर परफॉर्मेंस की बात करके चले तो वो है कितने रुपए लगाया और कितने रुपए कमाया। तो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के दो वर्टिकल्स होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस, एक होता है ब्रांडिंग। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज ऑफ बिजनेस में हो, आपको उतना पैसा वहां अलॉट करना चाहिए। करेक्ट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप बहुत सारा पैसा लगाओगे ब्रांडिंग के अंदर। यहाँ पे आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पे इतना पैसा बढ़ा है, मेरे को अपना पैसा बढ़ाना है, तो स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करोगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। पर एक टाइम के बाद आप प्लेटू हिट कर जाओगे। और ये रियलिटी है। अगर किसी ने एड्स भी चलाई है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी ने स्केल किया है ना, तो ये रियलिटी है। आप एक रेवेन्यू पे आने के बाद ना रुक जाओगे, आप कहोगे यार इससे ऊपर हो ही नहीं रहा है। ट्रू। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीना, एक लेवल जो भी होगा वहां तक आने के बाद तो प्लेटू हिट करोगे। शायद बोट के साथ भी यही हो रहा था। पर जैसे ही आप ब्रांडिंग करना शुरू करोगे ना, आपके पास नई टियर ऑफ ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी जो आपका रेवेन्यू और खोल देगी। तो जब आपका एक लेवल क्रिएट हो जाए तब ब्रांडिंग एफर्ट्स के ऊपर पैसा डाला जाता है, स्टार्टिंग के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर डाला जाता है। मतलब एक मार्केटिंग एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ हम कैसे करते थे। करेक्ट। नहीं, और ये चीज़ से मैं 100% अग्री करता हूँ। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बीच में हमने लास्ट ईयर जो हमारी एडटेक कंपनी है वहाँ पर हमने कुछ कोर्सेज सेल करना परफॉर्मेंस मार्केटिंग से स्टार्ट किया। तभी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं था, ब्रांडिंग के ऊपर कुछ खर्चा नहीं होता था। तो जब तक आप फेसबुक को पैसा दो तब तक कोर्स अच्छे बिकेंगे, फेसबुक को जिस दिन पैसा देना बंद कर दो कोर्सेज बंद हो जाएंगे। लोग जानते ही नहीं थे कि कौन सेल कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या वैल्यूज है, क्या मिशन है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बस खाली वो ऐड दिखा, तब तक कोर्स बाय कर लिया। तो ये चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पे हमें परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन ये चीज एक है सर कि बहुत सारे आज बिजनेस ओनर्स है जो स्मॉल स्केल पे शायद काम कर रहे हैं, कोई दुकान का ओनर है या कोई छोटा सा कोई कंपनी चला रहे हैं अपने लोकल एरिया में। तो उन लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केटिंग मतलब वही, वो गणपति में बैनर डाल दिए, नवरात्रि में कुछ बैनर डाल दिए, कुछ लीफलेट बंटवा दिए, तो बस वही मार्केटिंग है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस छोटी दुकान में भी कस्टमर और भी आ सके? सिंपल सा तरीका है, तो सबको मैं बोलता हूँ, देखो क्या करना है। अगर आप कैमरे पे अच्छा बोल सकते हो तो एक छोटी सी रील बनाओ, इंस्टाग्राम पे डाल दो, ठीक है। आपको कोई फेसबुक ऐड सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सीखने की जरूरत। नीचे बूस्ट का बटन आता है, बूस्ट का बटन दबा दो, जनरेट मैसेज, उसमें गोल आ रहा होगा, उसमें कहना जनरेट मैसेज या कॉल का ऑप्शन है तो कॉल ले आना। करेक्ट। टारगेटिंग में कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आगे आ रहा होगा लोकेशन, लोकेशन में जाके अपना पिन कोड भर देना। अपने आप सिंपल से, आप भी अगर लोकल दुकान कर रहे हो तो आपके पिन कोड में या आसपास वाले पिन कोड से ही लोग आने वाले। तो आपको जो भी पिन कोड लिखता है वो पिन कोड लिख देना और नेक्स्ट करके पैसे लगा के ऐड चला देना, बात खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोकल के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग चीजों के ऊपर। अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बना दो कि नमस्कार मैं ये बोल रहा हूं और हमारे पास में अभी ये चीजें मिलती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, बात खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ट्रू। अगर आपके बस की नहीं है बोलना, मान के चलते हैं हर बंदा कैमरे के आगे अच्छा नहीं होता, तो अपने फोन के बैक कैमरे से प्रोडक्ट की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, या अगर आप एज में ज्यादा हो तो अपने घर के बच्चों को कह सकते हो, क्योंकि वो उनको पता है। फोटोज वीडियोस अलग अलग बना के एक बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेंडिंग कोई सा भी ले लेना, वो लगा के फिर बूस्ट कर दो। बात खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू। इंस्टाग्राम शायद मेरे को नहीं मतलब याद नहीं मेरे को कितना मिनिमम जाता है, पहले 40 जाता था, अब शायद 60-70 जाता होगा दिन का। 60-70 रुपए दिन के खर्च में आप अच्छा खासा रीच कर सकते हो लोगों को, और खर्च करके देखो आपको पता लग जाएगा रिजल्ट कितने आ रहे हैं। बस एक रूल चाहिए मुझसे आपको ऑनेस्ट वाला, जितना पैसा कमा रहे हो उसका 10% वापसी रीइन्वेस्ट करना बूस्ट में। खुद अब आपको बूस्ट के ऊपर जाना ही नहीं है, आपको कोई एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं है कभी भी, ठीक है, अगर आप एक छोटी टेरिटरी में काम कर रहे हो। बट सिंपल सा लॉजिक है, वो बूस्ट का बटन दबाना है और काम करना है, बस बात खत्म। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी चीज बता दी सर, बूस्ट बटन सच में बहुत काम करता है। लेकिन एक है ना, मुझे जैसे एक मिथ है या क्या है, मुझे आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है आपका, तो मुझे बताइएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप अपनी चैनल को बूस्ट करते हो या वीडियो को बूस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि आपके पास पैसा है। जब तक आप बूस्ट करोगे आपके रील्स, आपके वीडियोस को वो चलाएंगे, जिस दिन आपने अगेन बूस्ट करना बंद कर दिया वो आपको ऑर्गेनिक रीच नहीं देगा। ठीक। तो ये क्या सच है? ये एज अ क्रिएटर के तौर पे मैं सोच रहा हूँ। अगर एज अ क्रिएटर आप सोच सकते हो, बट एज अ बिजनेस ओनर जरूरत क्या पड़ती है? आप खुद सोचो, कोई आपकी रील देखना चाहेगा, नमस्कार मेरा नाम है साहिल खन्ना, मैंने यहाँ पे गन्ने की दुकान खोली है, आ जाओ गन्ना का जूस पी लो। करेक्ट। बंदा क्यों सुनेगा? तो ये आपका कंटेंट वैसे ही नहीं अच्छा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि बूस्ट यूज कर लो। 100%। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, तो कहा जाता है कि पेड प्रमोशन मतलब एड्स नहीं चलानी चाहिए, ऑर्गेनिक करो, तो उसके लिए कहा जाता है। बट मुझे लगता है कि प्रमोट किया जा सकता है अगर उसको ढंग से स्ट्रैटेजी वाइज यूज किया जाए तो। बता सकते हो सर क्या स्ट्रैटेजी? जैसे मैं आपको बता रहा था न्यूज के लिए, जैसे मुझे पता है मैं बिजनेस न्यूज डेली डालता हूँ, और मुझे पता है मेरी बिजनेस न्यूज ऐसी है, किसी ने 3 दिन देख ली ना तो फिर वो उसका रिटेंशन लंबे टाइम तक रहेगा, वो देखेगा। तो मुझे वो 3 दिन दिखानी है, 3 दिन के लिए पैसे खर्च कर दो। तो मैं अपने 3 दिन पैसे खर्च करता हूँ, पहले किसी को मतलब एक लेवल का पैसा खर्च करता हूँ, लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। अब कहता हूँ अगली कैंपेन के अंदर ये यहाँ पे फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं, गूगल एड्स यूज कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी थी उनको फिर से ऐड दिखा दो, फिर जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी थी उनको फिर से ऐड दिखा दो। 3 दिन तक मैंने पुश करना है, व्यूज बढ़ाने, फिर आप देखोगे वो रिटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्गेनिक व्यूज बढ़ जाएगी इस चीज से। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि जिसने देखा उसी को दूसरे दिखा, उससे अच्छा वो नैरो भी होते जाएगा। नैरो भी होती चली जाएगी, और वही अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है तो आपकी वो जो ऑडियंस होगी वो बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट। इनफैक्ट मैं बहुत सारे शॉपकीपर से बात करता हूँ तो इनको मैं ये भी बताता हूँ कि आजकल बहुत सारे, अगर आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है, तो फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं इतने सारे। तो फूड ब्लॉगर्स के पास आप उनको बुलाओ, कुछ फ्री में बार्टर में खाना खिलाओ। अगर वो छोटे क्रिएटर है तो आपका वैसे ही रील वील बना देंगे और उसी को आप अपने चैनल पे प्रमोट कर लो, बस बेस्ट। अब वो प्रमोशन का पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कहते हैं, ये मैं समझाता हूँ आपको एक भी। मान के चलो आपने बूस्ट किया, बूस्ट की वजह से ना ऑडियंस, अब सिंपल सी बात, वो तो सबको दिखाएगा स्टार्टिंग के अंदर। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप करोड़ों रुपए का बजट करोगे कि इंस्टाग्राम समझ जाएगा आपकी ऑडियंस क्या है, फिर आपकी उसी टाइप की ऑडियंस लाके देगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आप ऐड चला रहे हो तो वो क्या कर रहा है, बहुत सारे सेट ऑफ ऑडियंस को दिखा रहा है। अब मान के चलो, मैं यूट्यूब की बात करके चलता हूँ क्योंकि मैं एक यूट्यूब वाला हूँ तो थोड़ा लोग ज्यादा समझ पाएंगे। तो मान के चलते हैं मैंने 10,000 व्यूज खरीदे इन द सेंस ऐड चलाई, जिसकी वजह से 10,000 व्यूज आए मेरे पास। अब 10,000 व्यूज में से 8,000 ऐसे लोग थे जिनको मेरा कंटेंट नहीं समझ में आया, नहीं देखना था। 2,000 लोगों को समझ में आया, और जिसमें से 200-300 लोग थे जो देखना चाहते थे। 3% कन्वर्जन रेट है, जो कि एक जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। करेक्ट, ये एक्चुअली होता है। करेक्ट। बट अगर आप किसी भी एल्गोरिदम की बात करके चलो तो वो कैसे काम करती है, यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, तो जब भी आप यूट्यूब पे होम पेज पे जाते हो तो आपको वीडियोस दिखाई देती है। तो वीडियोस कैसे दिखाई देती है, जिन लोगों की आपने रिसेंटली वीडियोस देखी थी, जिन लोगों को आपने सब्सक्राइब बेल आइकन दबा रखा है, या जिन टॉपिक की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, ये 3 चीजें आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने 10,000 की ऑडियंस ली थी, उनमें से जो 8,000 की ऑडियंस थी जो बिल्कुल इररेलेवेंट थी, और यूट्यूब उनके फीड में हमारी वीडियो दिखाएगा क्योंकि उन्होंने देखी थी, लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो उसके बाद यूट्यूब का सिग्नल क्या जाएगा, वीडियो में दम नहीं है। सही है, दम नहीं है तो वो प्रमोट नहीं करेगा। इस चक्कर में वो वीडियो परफॉर्म नहीं करेगी और आपका चैनल
ये मैट्रिक्स में खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको बेकार लगना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपकी टारगेटिंग सही होगी, ये 3% रेशियो की जगह 30, 40, 50% आप रेशियो ला रहे हो, तो चैनल बढ़ेगा। करेक्ट। बट कहानी ये है 30-40% वाले बहुत मुश्किल है ऐड चलाना, खासकर इंडियन यूट्यूब में। क्योंकि इंडिया में अगर आपको ग्रो करना है तो आप नीश चैनल नहीं बनाते हो। नीश चैनल नहीं है, इंटरनेशनली आपको नीश चैनल मिलेगी क्योंकि इंग्लिश है। पर इंडिया के अंदर एक बंदा अगर नीश बना रहा होता है, उसके बाद वो 5-6 वीडियो थोड़ी वायरल वाली भी बना लेता है। क्योंकि वो थक जाता है, यार बहुत टेक्निकल हो गया, 1-2 थोड़ी वाइड वीडियोस बना लो। और एक वो अंदर से लालच भी रहता है कि अरे यार इसमें तो चलो इतना स्टैग्नेंट व्यू आ रहा है, मुझे कुछ और भी ट्राई करना है। हाँ, देखते कि और तो जिसकी वजह से नई ऑडियंस आती है और नई ऑडियंस के चक्कर में चैनल खराब हो जाता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी ऐसी चैनल्स देखी है जिनकी 1 या 2 रील एकदम वायरल हो गई और उसकी वजह से उनके पास वो फॉलोअर्स आ गए और बाद में वो अपना खुद का कंटेंट डाल रहे थे, उस पे व्यूज ही नहीं आ रहे, क्योंकि अगेन इंस्टाग्राम को पता चल गया कि एल्गोरिथम्स को समझ गया कि ये व्यू पे इतना लोग देख नहीं रहे और उसको बिल्कुल। तो हमेशा से बोलता हूँ स्क्यू किल्स। कभी भी कोई भी डेटा स्क्यू होगा ना किसी भी मार्केटिंग के अंदर, तो उसकी वजह से चीजें खराब होगी। स्क्यू मतलब अगर आपकी कोई भी वीडियो बहुत ही एक्सट्रीमली वायरल हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सब ऑडियंस उसी टाइप का कंटेंट आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाएगी। अब अगर आप वैसा कंटेंट नहीं बनाओगे, एग्जांपल के लिए आप ही वीडियो बना रहे हो, ठीक है, अब आपने अलग अलग आइडियाज के ऊपर वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई आपने रेस्टोरेंट के ऊपर, वो चल गई। अब आप हर वीडियो रेस्टोरेंट पे थोड़ी ना बना सकते हो। अब वो जो वायरल हुई, सबके सब एक्सपेक्ट कर रहे थे आप अगली भी रेस्टोरेंट डालोगे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वालों ने देखी थी। ट्रू। अगली भी डालोगे, तो जब उनकी फीड में गई वही वाली वीडियो, उन्होंने कहा भाई ये तो कोई और है, मैंने देखना। तो 2-3 बार जब उन्होंने आपकी वीडियो नहीं देखी ना, तो इंस्टाग्राम को लगा भाई इसके कंटेंट में दम नहीं है, वो बस तुक्का था। करेक्ट। बट आपका कंटेंट सही था, बट इंस्टाग्राम गलत ऑडियंस को दिखा रहा है। इसके चक्कर में आपको नुकसान हो रहा है। एब्सोल्युटली। स्क्यू ऑलवेज किल्स। चाहे पेड की बात करके चलो, चाहे ऑर्गेनिक की बात करके चलो, तो इसका एक हैक होता था, हम पहले करते थे, जब स्क्यू और डेटा तो उसको हटा दो वीडियो को। दम होना चाहिए इसके लिए, मतलब तुमको अपनी वायरल वीडियो हटाने का दम होना चाहिए सच में, वरना वो फेक ऑडियंस। मैंने अपने साहिल खन्ना चैनल के ऊपर 1.5 मिलियन वाली वीडियोस हटाई है, जो इंटेलेक्चुअल इंडीज पहले हुआ करता, उसके ऊपर मैं 1.5 मिलियन वाली वीडियोस हटाई है। क्योंकि वो जो कंटेंट था, आज मैं वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करता हूं, और वो वीडियो 1.5-2 मिलियन पे थी, तो इट्स बेटर कि वो हटाओ वीडियोस को और वैसी ऑडियंस ना लेकर चलो। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें वो एक डायरेक्शन मिल जाता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ, तो जैसे आपने परफेक्टली बताया कि रेस्टोरेंट, तो मैं ऐसे मोटिवेशन टाइप वीडियो बनाता था पहले। अचानक से मैं कहीं पर एक मथुरा एक प्लेस पे गया था, वहाँ पर एक अच्छा कैफे मिला, तो मैंने उसके ऊपर एक रील बना ली, 3-4 हज़ार फॉलोअर और 1.5 लाख व्यू आ गए वो वीडियो पे। तो मुझे वहाँ से एक डायरेक्शन मिल गया कि हाँ यार लोगों को शायद ये पसंद है, तो मैंने धीरे धीरे वही कंटेंट बनाना चालू कर दिया। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई वीडियो चल गया हो और वहां से आपको डायरेक्शन मिल गया हो? डायरेक्शन मिल गया पर मैंने वो डायरेक्शन गलत पकड़ी। डायरेक्शन मिल गया पर वो मेरे को ऐसा लगा मैंने डायरेक्शन गलत पकड़ ली। अच्छा, मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर जब चैनल शुरू किया था, मेन चैनल, तो वहां पर मैं वीडियोस डाल रहा था, व्यूज आ नहीं रहे थे। तो एक मैंने वीडियो बनाई फेस रीडिंग। अब वो फेस रीडिंग क्या लॉजिक था, बॉडी लैंग्वेज, कि आपको सामने वाले का फेस कैसे रीड करना, बेस्ड ऑन दैट आप एनालाइज कर सकते हो कि वो मेरी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा। क्योंकि मैं मार्केटिंग हेड था और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था, तो वो जो लॉजिक था मैंने वो वाला लॉजिक समझाने के लिए वीडियो बनाई। अब लोगों के हमारी टीम पे कॉल आने लग गए कि भाई मेरे घर में बच्चा हुआ है, उसका कान टेढ़ा है, देखो सही है या नहीं है। बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भेज रहा है, भाई देख धोखा तो नहीं देगी। करेक्ट। हाँ भाई ये क्या होने लग गया है। अब कहानी क्या थी, वो वीडियो मतलब मेरा चैनल, जहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर व्यूज आ रहे हैं मान के चलो 2000, 3000, 5000 व्यूज एवरेज, वो वीडियो 1 लाख 1.5 लाख पे जा रही है। भाई ये लोगों को चाहिए। मेरा भाई भी मुझे पुश कर रहा, भाई यही चाहिए दुनिया को। मैंने इंटरनेट उठाया, ब्लॉग्स उठाए, जो चाहिए था वो बनाना शुरू। अब पहले एक पूरा फेस बनाया था, अब मैंने आईब्रोज कैसे बताती है, आपकी आंखें क्या बताती है, आपकी नाक क्या बताते हैं, आपका मुंह क्या बताता है, आपके गाल, सब बनाना शुरू कर दिया और सारी वीडियो उठ रही है। करेक्ट। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, मैं खुश। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैं क्यों बना रहा हूँ ये। इसको एक्सटेंड तो नहीं कर पाएंगे। नहीं एक्सटेंड नहीं, मतलब ऑडियंस, जब मेरे को रियलाइज हुआ ऑडियंस ऐसे आने लग गई। क्योंकि वो दाली उसी टाइप का कंटेंट रहा था, तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भेज रहे हैं, कुछ फोटो भेज रहे हैं, लोगों को लगा मैं बाबा बैठा हूँ। मैंने वो सारी वीडियो हटाई, फिर मैं बैक टू नॉर्मल आया। ट्रू। उसकी वजह से चैनल को हिट हुआ, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं वैसा ही कंटेंट डालूंगा। बट लेनी पड़ती है कई बार आपको हॉट कॉल्स। ट्रू। बट सिंपल एक कंटेंट जनरेशन की ना जर्नी है। एक तरीका वो है कि जो ऑडियंस चाहती है वो बनाओ। जैसे
फेस रीडिंग चाहती थी तो मैं बनाता रहता उसी टाइप का कंटेंट, और आज मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता। सही है ना। दूसरा तरीका ये था जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो जो आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, पर डोंट एक्सपेक्ट व्यूज। ट्रू ट्रू। अगर आप व्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो बनाओ जो ऑडियंस देखना चाहती है। हाँ, भले उसमें कम ऑडियंस आएगी लेकिन आपकी बातों से कनेक्ट करने वाली लोग हाँ, आपको मजा आएगा कंटेंट क्रिएट करने में। Actually, बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं मेन चैनल के ऊपर टेक्निकल कंटेंट डालता हूँ। ट्रू। मतलब बिजनेस कंटेंट आ रहा है पर मैं टेक्निकल बातें करता हूँ। जिसको देखना है देखे, जिसको देखना नहीं देखे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट मुझे पता है कि भाई जो देखेगा उसको बहुत हेल्प होगी, उसकी बहुत मदद होगी, तो इट्स बेटर कि मैं उसी टाइप का कंटेंट बनाऊं क्योंकि वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। बस। और दूसरा चैनल हमने अभी द साहिल खन्ना टॉक शो शुरू किया, वहां हम एस्ट्रोलॉजी कंटेंट बना रहे हैं। स्टार्ट किया तो मेरा बिलीफ सिस्टम जीरो था, मैं मानता ही नहीं था इन बातों को, जस्ट फॉर व्यूज किया। व्यूज आ रहे, जो लोग मान रहे हैं वो भगा रहे। लोग कह रहे भाई करोड़पति बनना है, हम एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, भाई बताओ करोड़पति कैसे बनाओगे। लोग कह रहे हैं भाई घर में रिश्ते नहीं चल रहे, हम कह रहे हैं भाई डिवोर्स हो रहा है, बताओ क्या कैसे डिवोर्स सही होगा। बिलीफ सिस्टम जीरो पर हम कर रहे हैं। करेक्ट बट बाद में मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा बिलीफ सिस्टम बनने लग गया कि चीजें काम करती है। मार्केट में बहुत सारा गलत चीजें फैली हुई है, इस चक्कर में लोग बिलीव नहीं करते। बट स्टार्टिंग में तो जीरो था ना, जस्ट फॉर यूज किया। ट्रू। तो दोनों अप्रोच मैंने फॉलो करके देखी। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में व्यूज मिलते हैं, लोग बहुत सारे जानने लग गए हैं, उस कैटेगरी में तो भाई नाम हो गया है, बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वो कंटेंट प्रोड्यूस करके। करेक्ट। उस वाले चैनल के ऊपर चाहे व्यूज नहीं आते, अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है, इज्जत मिलती है। सो ट्रू सर। अगर हम एजेंसी की बात वापस से करें तो एजेंसी आपने स्टार्ट की, आपने इतने अच्छे से ग्रो की और आपने फिर उसे सेल आउट कर दी, तो क्या उसके मेजर रीजन रहे थे? मतलब क्या हम एक टाइप का काम करके थक गए थे, ऐसा कुछ था, या कुछ और तरीके से आपने क्या बहुत सारी चीजें थी। एक तो मैं बोर भी हो गया था, सीरियसली बताऊं तो। क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, जब शुरू करते थे तो पार्टिसिपेशन होता था मेरा स्ट्रैटेजीज में, कुछ भी। एक टाइम के बाद में मेरा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं होता, सब टीम कर रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, चल रही है दुनिया। तो मजा तो आ नहीं रहा था। फिर एक ने अच्छा ऑफर किया, पैसे अच्छे मिल रहे थे, मैंने कहा कर लो। तो पैसे अच्छे आए, साथ में ये हुआ तो मैंने कर लिया। प्लस मैं थोड़ा सा थक भी गया था इस चीज को लेके कि यार एआई आ रहा है, टीम बहुत स्केल हो चुकी थी, टीम बहुत बड़ी हो चुकी थी, और मैं उस टाइप का बंदा जो निकालना नहीं चाहता लोगों को। तो मेरे को ये लगता था कि अब क्या करूंगा। करेक्ट। कि अब मुझे लगता है एआई, अगर एआई लेके आऊंगा तो मेरी टीम शायद 20% 10% ही रह जाएगी, सबको निकालना पड़ेगा। फिर उन बेचार बाकियों का क्या होगा, ये क्या होगा। तो ये दिमाग में थॉट चलता था। तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिखा कि भाई ठीक है, उनकी नौकरी भी नहीं जा रही, मुझे भी अच्छा एग्जिट मिल रहा है, मुझे भी पैसे मिल रहे हैं। ट्रू। ये मेरा सवाल पूछने का लॉजिक यही था कि आपने इतने सारे फाउंडर्स को मिले हो आप, तो मैं वो फाउंडर का एक माइंडसेट जानना चाहता था कि एक बिजनेस को जब भी मैं काम करता हूँ, जब मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके काम करता हूँ, एक लेवल तक लेके जाता हूँ, लेकिन उसके बाद में जब भी चैलेंजेस आते हैं, आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई जब भी वो कोई काम करते हैं 8-8, 10-10, 12-12 साल तक वही काम करते हैं, मैं जब भी उनको पूछता हूँ कि यार उसमें कुछ नया क्यों नहीं किया, तो दे आर लाइक नहीं यार मुझे यही आता है, मुझे यही काम करना है और मैं इसी के अंदर खुश हूँ। हाँ, तृप्त है। राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज सीखी सर। ये फाउंडर्स के साथ भी आपने बहुत सारे लोगों को मिले हो, मैंने आपका फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का प्रोग्राम देखा है, तो आपने जितने भी लोगों को मिले हो, आप क्या ऐसी टॉप 3 क्वालिटीज हाईलाइट करना चाहोगे जो एज अ फाउंडर हमारे अंदर होनी चाहिए? अगर मैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कौन सी ऐसी 3 चीजें पहले से मेरे दिमाग में होनी चाहिए, या क्या 3 ऐसी क्वालिटीज है जो मेरे अंदर होनी चाहिए अगर मुझे मेरा बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है? तो एक चीज मैंने कॉमनली जो सब फाउंडर्स में देखा, वो जब शुरू करते हैं ना, हाँ, तो वो 100% से शुरू करते हैं, वो डरते नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आइडियाज होते हैं शुरू करेंगे, पर वो डर रहे होते हैं, नहीं करता, फेल हो गया तो ये हो गया तो। उनको मैंने देखा, मैंने कॉन्स्टेंटली सबके साथ ये देखा, उनका ये था करो, होगा देखा जाएगा। तो वो ऑल इन वाला गेम खेलते हैं। दूसरा, वो ऑल इन कर रहे हैं बट उसके अंदर वो ना चीजों को इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उनको ये नहीं पता कि A to Z की जर्नी क्या है, अगला वो A to B देख रहे हैं बस खाली, B के बाद में फिगर आउट करेंगे C कैसे जाना है। ये नीतीश मित्तर सेन जो है नजारा टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला था, मेरे को अभी तक दिमाग में रहती है कि A to B जाओ, फिर B to C जाओ, फिर C to D जाओ ना, A to Z का प्लान मत करो। ट्रू। तो सब में कॉमन देखी है वाली चीज। मतलब वो लोग
ओवर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, परफेक्शन के पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई ये होना चाहिए। भाई वीडियो बनानी है ना, करेक्ट, फोन से बनाते हैं, शुरू करते हैं, करेक्ट, फिर देखेंगे क्या करना है। लोगों को ट्रैक्शन आएगा तो एक दो चीजें और डाल देंगे, और आएगा तो और कर लेंगे, और आएगा तो और कर लेंगे। तीसरा, अच्छे लीडर्स होते हैं, क्योंकि जो कोर टीम बनानी होती है ना, कोर टीम बनाना एक लीडरशिप प्रॉपर्टी है। तो वो लोग अच्छे लीडर होते हैं, वो टीम को इकट्ठा बांध पाते हैं और सबका बेस्ट निकाल पाते हैं। नहीं, मैं ये चीज़ से अग्री करता हूँ। मतलब मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे बिजनेस चालू करना है, बिजनेस आइडिया की चैनल ही है मेरी, तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये बिजनेस चालू करना है, वो बिजनेस चालू करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब भी उन लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ कि हाँ ठीक है बिजनेस चालू करना है, मुझे बता क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उनके पास इतना ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में वो लोग फंस जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे कितना रेवेन्यू लगेगा, कितना इनकम होगा, मुझे कितने लोग को हायर करना पड़ेगा, कौन सा लोकेशन अच्छा है, ये वो, मतलब इतना ज्यादा वो लोग सोचने लगते हैं कि वो कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं जब भी, आप YouTube पे भी अगेन इतना ग्रो हो रहा है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर अगर आपके 10,000 व्यू आ गए तो मुझे बताओ YouTube कितना पे करता है। मैं जब भी उनको पूछता हूँ ना कि भाई ये तो क्यों पूछ रहा है, तो बोलते हैं नहीं सर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी फ्यूचर में चैनल बनाऊंगा और मैं क्रिएट करूंगा। मैं उसको मुंह पे बोल देता हूँ कि भाई तो इतना अगर सोचेगा ना तो तू कभी काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर सच में करना है तो भाई कैमरा ले, चालू कर, सोच मत क्या होगा, वो देखा जाएगा। और हमने तो वो फॉर्मूला को नाम भी दे दिया है, जो आपने फर्स्ट और सेकेंड लर्निंग बताया, हमने उसको नाम दे दिया है SSGDIE। आपको कोई भी काम शुरू करना है, स्टार्ट विथ S, स्टार्ट करो एनी हाउ, मतलब आज से काम करना चालू करो। पहले छोटा भी कदम लेना है, आज से स्टार्ट करो, क्योंकि आप आज से स्टार्ट करोगे तो वो 50% काम हो जाएगा। सिंपल चीजों से चालू करो, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा, अच्छा माइक, अच्छा बैकग्राउंड। ये मेरे साथ भी हुआ है, वो एनालिसिस पैरालिसिस, ये परफेक्ट होने की बीमारी हो गई थी मुझे। तो मैंने भी वही चालू किया था कि लाइक बस कैमरा लो, स्टार्ट करो, सिंपल इक्विपमेंट्स के साथ चालू करो, और रिजल्ट भले अगर आपका घटिया भी आए, S मतलब स्टार्ट, S मतलब सिंपल, और G मतलब रिजल्ट घटिया भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सोचो मत कि मैंने ये काम किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बस स्टार्ट करो। एंड द सेकंड चीज आपने जो हाईलाइट की, दैट इज रोज इंप्रूव करते हैं, वी कॉल इट एज DIE, डू इम्प्रूवमेंट एवरी डे। SSGDIE, अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, बिजनेस अच्छे से आप अपना स्टार्ट भी कर पाओगे, एक्सपांड भी कर पाओगे। थर्ड जो चीज आपने बताई, लीडरशिप, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे हिंदू में 2 बड़े ग्रंथ है, रामायण महाभारत। वो दोनों की जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो अलग है। अगर हम रामायण की बात करें तो श्री राम जो सबसे बेस्ट लीडर है, सबसे ज्यादा एबिलिटीज, पूरी टीम में से सबसे ज्यादा क्वालिटीज एबिलिटीज उनके पास है, भले फिर वो सेना उनकी वानर की भी होगी, वो जीत लेंगे। और दूसरा अगर हम देखें महाभारत, श्री कृष्णा सारी क्वालिटीज है, सारी एबिलिटीज है, लेकिन वो खुद कभी यूज नहीं कर रहे, वो दूसरों के पास यूज करवा रहे हैं, उनके टीम में अच्छे प्लेयर है। वो भी एक वही है ना, हाँ। उनकी जो एबिलिटी है वो यही है ना कि किस तरीके से सबसे काम करवाना है। हाँ, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि अगर मुझे बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना है तो मुझे श्री राम वाली क्वालिटीज को रखना चाहिए या कृष्ण जी? कृष्ण जी। डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर स्केल करना है। देखो स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या आती है, ये सबके साथ आती है। जब वो कंपनी बनाते हैं ना तो स्टार्टिंग में 2-3 बंदे हायर करते हैं, तो उनको लगता है वो 2-3 बंदे फुद्दू है, नया बेस्ट, तो उनको सब कुछ बताने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। जब उनसे नहीं होता हट जाते हैं, कहते हैं तू हट, मैं करता हूँ। टीम होने के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा घिस खुद ही रहे होते हैं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या होती है कि आप क्या हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना एक लेवल तक पहुंच गए हो। जैसे आप कह रहे हो कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है हमको, तो आप मान के चलो जब शुरू कर रहे थे आप 0 पे थे, धीरे धीरे करके आप 80 तक पहुंच गए। करेक्ट। अब आपने कोई हायर किया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे पहले 2 एम्प्लॉइज आप अपने जैसे हायर करोगे तो बहुत पैसे लेगे हो, तो आप नॉर्मल बंदे हायर करोगे तो शायद मान के चलते 20 के ऊपर है। करेक्ट। तो उनका स्किल सेट 20 ही होगा। अब आप उनसे 80 का एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, 80 का खुद करने लग जाओगे। ये रियलिटी है, सबके साथ होता है। सही है। तो इसका सॉल्यूशन है एसओपीज बनाओ। अगर आप एक सिस्टम बना दो कि भाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो वो 20 वाला भी 80 का रिजल्ट लाके देगा। ट्रू। और वो हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। लोगों के मन में ज्यादातर ये होता है कि अरे नहीं यार, मैं एम्प्लॉय लाऊं ना तो मैं छोटे लेवल का लाऊं क्योंकि मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंपनीज के साथ जब भी कंसल्टिंग में बात करता हूँ, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि जब भी टीम आप हायर करते हो तो आप कैसे लोगों को हायर करते हो।
एक होता है कि जो चीज मुझे आती है मैं उससे छोटे लोगों को हायर करूंगा और फिर उनको ट्रेन करूंगा, जैसे आपने बताया एसओपीज दो, KRA KPI बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार मुझे मेरे एबिलिटी से ऊपर के लोग चाहिए, मतलब जिनके पास मेरे से भी अच्छी क्वालिटीज है। दोनों के प्रोस कॉन्स है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो लोगों के मन में हमेशा डर रहता है मैं सस्ते आदमी को हायर करूं। मैं इवन मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे भी मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक पर्सन को आपने पूरा ट्रेनिंग दे दिया, आपको आपने सारी चीजें उसको सिखा दी A to Z, और बाद में यार वो आपको ही छोड़ के खुद का काम करना चालू हो गया? हाँ, पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हाँ, तो उस चीज से कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो मेरे लिए सक्सेस रही, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है सही बात। तो अगर मैं बात करके चलूं, एक हुआ मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस जहां पर मेरे एम्प्लॉय ने मेरे साथ चीट किया। तो मेरे क्लाइंट्स को ही भारी बार पिच करके भारी बार काम कर रहा था और उसको ये नहीं पता था कि मेरे रिलेशनशिप क्लाइंट से अच्छे होते, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए काम कर रहा है, क्लाइंट को ऐसा लग रहा था उसके थ्रू मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, बट मैंने तो काम ही नहीं दे रखा था। तो उसके बाद डिटेल थी, उसने भारी बार नर्चर करके काम कर लिया, तो वो पकड़ा गया, ठीक है निकाल दिया हमने। बट एक ही बार हुआ मेरे साथ ऐसा। बट बाकी जो लोग गए मुझे अच्छा लगा, मतलब ना कि एक लड़की थी, आज वो मार्केटिंग हेड है किसी कंपनी के अंदर, तो हम जितना ऑफर कर रहे थे उससे 2.5x मिल रहा था उसको वहीं पे, तो मैं नहीं ऑफर कर सकता था तो उस टाइम पे। तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को यहाँ हो रहा है, और छोड़ के सीधा जा सकती थी ना। करेक्ट। उसने क्लियर कट आके मेरे को बताया कि ऐसे हो रहा है, कि क्या करना चाहिए आप बताओ, कि मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ ये वो। मैंने कहा जा यार, अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो ग्रोथ लेना। सही है। तो चलिए, ऐसी किसी ने अपनी खुद की एजेंसी शुरू करी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास कॉल आती है कि सर यहाँ फंस गया है, बताओ क्या करना। रिलेशनशिप अच्छे रहे, कोई एज मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई चला भी जाता है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग देता हूँ, ये मैंने सीखा था, ये मैंने पहले ही सीख लिया था करियर की स्टार्टिंग में, कि अगर आपकी कंपनी से कोई चला जाएगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लगता है कि भाई हमारी कंपनी को ना ये एक टॉप एम्प्लॉय है जो चला रहा है, कल को ये चला गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देख लेना, मैं बता रहा हूँ कि जिसके साथ भी कभी होगा रहा है, देख लेना, वो कोर बंदा चला भी जाएगा ना, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन दिक्कत आएगी, वो भी इसलिए क्योंकि सिस्टम से ही बैठ रहे। ट्रू। जब आपको बैठेगा, उसके जाने का आपको लगेगा यार इतनी डिपेंडेंसी भी नहीं थी जितनी मैंने सोची। ट्रू। हाँ, स्किल सेट का फर्क हो सकता है कि जो बंदा जा रहा होगा उसके स्किल से बहुत बेटर होगा, दूसरे वालों को उतना अच्छा नहीं होगा, बट वो रिजॉल्व हो जाता है। करेक्ट। तो फिर आप किसी भी टीम मेंबर को हायर करने के पहले क्या क्या चीजें देखते हो? मतलब एक तो होता है कि यू नो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेक्निकल काम है, तो वहाँ पर भाई वीडियो एडिटर चाहिए, तो भाई बेसिक वो स्किल सेट आना चाहिए। तो क्या आपके पैरामीटर्स, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जब भी आप 10-15 इंटरव्यू लोगे, तो क्या चेक करोगे कि मैं ये बंदे को हायर करने के पहले? बड़ा अजीब कंसेप्ट है मेरा। स्किल तो ठीक है, स्किल तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कई बार हम बिना स्किल के भी हायर कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी हायर किया कि बंदा आया, सर नौकरी नहीं है, दिला दो। मैं कहा क्या करेगा? क्या सर जो कहोगे वो कर लो, आ जाइए कल से। मैंने ऐसे भी हायर किया। बट स्किल ठीक है, आप कह सकते हो स्किल एक बेंचमार्क है कि स्किल भी देखा जाता है अगर स्किल रोल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, बट मैं नॉन स्किल के भी हायर करता हूँ कि मैं उसको ट्रेन कर दूंगा। करेक्ट। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बंदा मेरे पास आ रहा है वो पैसों के लिए नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसका पैसा ही किक है ना कि भाई मेरे पास पैसे मिल जाएंगे, कल को उसको ज्यादा मिलेगा, भाग जाएगा, तो पैसा किक नहीं होना चाहिए उसका। उसको ये होना चाहिए कि उसको मेरे साथ काम करना, ग्रो करना है। अगर उसका वो किक है ना, तो उसको मैं अगर ग्रोथ देता रहूंगा ना, वो जिंदगी भर खुश रहेगा, तो फिर वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। तो पहली बात उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, किक। दूसरी चीज उसके अंदर एबिलिटी टू लर्न होनी चाहिए। बंदे में ना बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि आई एम द बेस्ट टाइप्स, आता धाता कुछ नहीं है, उनको लगता है वो सुपर इंटेलेक्चुअल है। करेक्ट। उनको सब पता दुनिया का, तो उन लोगों को मैं अवॉइड करता हूँ। जिनको मैं ट्रेन कर सकूं, मेरे लिए वो बेटर चीज है कि भाई मैं उसको अपने हिसाब से सिखाऊंगा, वो सुनेगा मेरी बात और उसको अप्लाई करेगा। वो अपना ओवर दिमाग नहीं लगाएगा कि भाई ये तो होता ही ऐसा है, ये तो ऐसा ही होता है। अगर उसको लगता है ऐसा होता है तो वो मुझसे डिस्कस करेगा सामने से आके। डरने वाली बात नहीं है कि हमारी कंपनी का कल्चर ऐसे ही ओपन है, सब आगे एक दूसरे को बोल सकते हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पूछो। बट अगर एक बार कोई स्ट्रैटेजी बन चुकी है, कोई एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है, तो फिर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करो। करेक्ट। और जुगाड़ू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए, कि बंदा जुगाड़ू होना चाहिए। क्योंकि जुगाड़ू बंदे कहीं भी सेट कर जाते हैं। मतलब उनको, मतलब मेरी इसके लिए स्टेटमेंट है,
आई डोंट नो एनीथिंग बट आई नो हाउ टू डू एनीथिंग। इस माइंडसेट के बंदे होने चाहिए कि भाई मुझे नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा, इंटरनेट से ढूंढ बांट के कर दूंगा उसमें कुछ ना कुछ। करेक्ट। उनको कोई टास्क दे दिया जो उनके डोमेन से बाहर भी है ना, तो सॉल्व कर दे, हाथ पांव तो मार ही ले। ये ना हो ये कैसे होगा, तुम आता ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेजरली अगर मैं कोर वैल्यूज की बात करके चलूं तो ये मतलब, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइंड हो। तो हमारे कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स है, उसको मतलब मैं इसको पब्लिकली नहीं डालता, बट कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स है, उसके ऊपर हम हायरिंग करते हैं। वो इनडायरेक्टली बंदों से बातचीत करके ना समझ जाते हैं कि वो उन सारी चीजों में चेक मार्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बस एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा है, और शायद यही रीजन है कि आज आप इतनी कम टीम से भी इतना अच्छा ग्रो। अभी तो यार बेरोजगार, अभी तो वेले बैठे हम। नहीं सच में, मैं आपका फॉलोअर पिछले 4 साल 5 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके सारे वीडियोस को ऑलमोस्ट देखे रहेंगे। तो मुझे जस्ट वही जानना था, ऑनेस्टली मैं आज फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा हूँ, तभी मुझे ऐसा समझ रहा है कि यार 5-6 लोगों की टीम है और आप इतना यार मचा रहे हो। मुझे तो सच में बैकएंड में ऐसे ही लग रहा था कि यार रहेंगे उनके अलग से वीडियो एडिटर रहेंगे, इतना ये रहेंगे वो रहेंगे। तो मुझे ये बताइए सर, ये कोई भी टीम को जब हम हायर करें तो उनसे प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए आप क्या क्या मेजर्स रखते हो? मतलब क्या उनके लिए कोई चेक मार्क्स रखते हो, क्या उनको कोई पर्टिकुलर टारगेट देते हो, या उनको ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए कुछ इंसेंटिव्स, या क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिससे? यार थोड़ा सा वो है, मतलब मैं बोलूँगा सिस्टम नहीं है ये ना, मेरे को लगता है मेरा स्किल सेट है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये ना अंदर से आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मैं कुछ आइडियाज देता हूँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो जब उन पे लोड डाला जाए तब अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन पे लोड ना डाला जाए तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं वो लोगों को एनालाइज करता हूँ कि लोग की दुखती रख क्या है, ये लोड में अच्छा परफॉर्म करता है या बिना लोड के परफॉर्म करता है। फिर मुझे उनकी कोर डिजायर्स जाननी होती है कि उनकी कोर डिजायर्स क्या है। फिर जो उनकी कोर डिजायर्स है उसको फुलफिल करो और उनको मेक श्योर करो वो कंपनी का पार्ट बन जाए। करेक्ट। कि अगर कोई चीज होनी है ना तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, इसने नहीं किया उसने नहीं किया नहीं होना चाहिए, वो काम होना चाहिए कैसे भी हो, मेरे को लेना देना नहीं है। ट्रू। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम सोच रहे हो। तो ये चीज कैसे करी जाती है, मैंने इसको कभी बहुत बार कोशिश करी इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, पर हर बार मैं अलग अलग तरीके करता हूँ। मतलब हर बंदे के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती रहती है। और मतलब मुझे लगेगा पब्लिक डोमेन में बोलना भी नहीं चाहिए कि किसके साथ मैं कैसा मैनिपुलेशन करता हूँ, बट कई लोगों का किक होता है फाइनेंशियल गेन, कई लोगों का होता है रिस्पेक्ट, कई लोगों का होता है टाइम, सबका अलग अलग किक होता है। सबको जो चाहिए वो मिले, उनको मेक श्योर करो वो कंपनी के सिस्टम्स का पार्ट हो, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबल हो, और उनके दिमाग में भी थॉट हो कि ये जो हुआ है वो ये उनकी वजह से हुआ है, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है, गलतियां सबकी है। ट्रू ट्रू ट्रू। सबके सब साथ में मिले हुए, अच्छा हो रहा है सबने किया है, बुरा हो रहा है सबने किया। ये नहीं हुआ कि मेरी वजह से हुआ है उसकी वजह, सबकी वजह से हुआ है गलत। करेक्ट। और क्या हमसे सीख सकते हैं, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। मतलब ये ना मैं कहूंगा अगेन डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एजेंसी भी रन करी, मैंने नौकरी भी करी साथ साथ। तो मैंने कुछ एजेंसी चल रही थी, मैंने कुछ 5 साल 6 साल नौकरी करी है। तो लास्ट जब छोड़ा तो मार्केटिंग हेड था, अच्छी बड़ी टीम थी जो मेरे नीचे काम करती थी। तो वहां पे मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, किसी को क्या बोलूंगा तो क्या होगा, ये बोलने से कैसे रिएक्ट करेगा बंदा, चलो ये करके देखते हैं क्या होगा, ये करके देखते हैं। तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर वो जब छोड़ दिया नौकरी वाला सीन, अपना बिजनेस में आया, तो वो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी करना, कंपनी में भी करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो चीज ना परफेक्ट हो गई, तो मुझे पता है कि किसको कैसे कैसे करना और काम हो जाता है। सो परफेक्टली आंसर्ड। सर एक चीज मुझे आपसे और जाननी थी, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आप पहले जॉब कर रहे थे 5-6 साल एजेंसी में एज अ मार्केटिंग हेड या जो भी लेवल, और आपने वहां से एक्सपीरियंस लेकर के फिर अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट। एजेंसी मेरी चल रही थी। अच्छा, साथ ही साथ मतलब लॉजिकली मैंने 2019 में डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी, और वो एजेंसी नहीं थी, कहने को हम एजेंसी कह सकते हैं उसको, बट मैं काम ला रहा था और मेरे दोस्तों हम सब मिलके काम कर रहे थे। मतलब आप कहीं से एक्सपीरियंस भी ले रहे थे और वो एक्सपीरियंस को यूज नहीं, काम लेकर एक्सपीरियंस नहीं था, इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें। हाँ। तो मेरे पास कहीं से काम आता था,
मैं वो काम दोस्तों के पास लेके जाता था, हम सब मिलके वो काम करते थे। अच्छा। तो इंजीनियरिंग मैंने ये किया है। इंजीनियरिंग करने के बाद वो काम तो मेरे पास ही था, सारे बंदे मेरे ही थे। तो इंजीनियरिंग के बाद में मैंने उनमें से कुछ लोग और कुछ लोग बाहर से इकट्ठे किए, करेक्ट, और उनको रख दिया रिटेनर, मतलब फिक्स सैलरी पे। करेक्ट, कि मैं तुमको पैसे दूंगा फिक्स, तुम काम करो। करेक्ट, कि फालतू का ये वेरिएबल क्यों करना, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट ये रहा, कल को कंपनी बढ़ेगी, तुम फिक्स लो ना, तुम ऐश करो। सही है, कल को काम आए ना आए तुम करो। सही है। तो फिर मैं जब एमबीए कर रहा था तो वो सारा काम कर रहे थे। एमबीए के बाद में मेरे पास में ऑप्शन था कि अपनी एजेंसी के ऊपर ध्यान दिया जाए या फिर कुछ और किया जाए। तो पर कहानी क्या थी, मेरे पापा का केमिकल का काम था, तो पापा चाहता है मैं फैक्ट्री लगाऊं। तो एमबीए खत्म होगी, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, वो बढ़ाऊंगा। और मेरा गोल यही था कि एजेंसी टाइम पास पे चलती रहेगी, उन लोगों के साथ जोड़ रखा है वो करते रहेंगे और मैं मजे करता रहूंगा। करेक्ट, ये हमेशा से गोल था। बट एमबीए कंप्लीट होने के बाद में मैंने नौकरी करनी शुरू करी। नौकरी जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, कि भाई पापा का बिजनेस करने का स्टाइल अलग था, मेरा अलग था, तो चलो आप कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे काम करता है। ट्रू। तो एक्सपीरियंस लेता रहा, वहां से समझ में आता गया, वो एजेंसी पे भी लगाता गया, हाथ में लगाता गया, एजेंसी भी बढ़ती चली गई। फिर एक टाइम जब नौकरियां छोड़ी है, तब तक मुझे ऐसा लगा कि एजेंसी बहुत बड़ी चुकी है और केमिकल वाला काम भी बढ़ चुका है। तो इट्स बेटर कि अब नौकरी छोड़ दी जाए, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था सब कुछ, और यूट्यूब भी शुरू कर दिया था मैंने, तो ये सब कुछ इकट्ठा हैंडल नहीं हो पा रहा। तो मैंने नौकरी छोड़ी, फिर अपने फुल टाइम इस चीजों के ऊपर आ गया। अमेजिंग, अमेजिंग। मेरा ये सवाल पूछने का लॉजिक यही था कि आज मुझे बहुत सारे लोग है ना मैसेज करते हैं मेरे वीडियोस देख करके। लोगों के ये सपने होते हैं कि सर मेरा एजुकेशन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और अभी आप मुझे बताओ मुझे कौन सा बिजनेस चालू करना है। वो कहीं कहीं से मेरे या तो बहुत सारी जगह से वीडियोस के आइडियाज देखते हैं एंड दे थिंक कि भाई आप कल बताओ, मैं कल से वो बिजनेस चालू करता हूँ। और बिजनेस कौन सा करना, उसका पैरामीटर उनका क्या होता है कि कौन से बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है। तो दो आइडियोलॉजी होती है, एक तो होती है कि आपको जो काम पसंद है उसका काम करना चालू करो, बिजनेस करना चालू करो, और दूसरा ये होता है कि एक्सपीरियंस लो, पहले जॉब करो 6 महीना 1 साल 2 साल उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री को समझो, और फिर उस बिजनेस को आप खुद के स्किल सेट से कैसे आगे बढ़ा सकते हो वो देखो। आपका क्या अप्रोच है, क्या करना चाहिए? देखो, मेरे को तो हमेशा लगता है एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली बिजनेस है, आपके घर पे मेंटर्स हैं आपके जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, कि आपको कोई बिजनेस में फेलियर आएगा तो आपको गाइड करेंगे, और उस लेवल के लोग हैं। क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी में एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि कहा था फेल हो जाएगा, करेक्ट, कहा था मत कर, कहा था अपने साथ बैठ, अलग करने चला था। अगर ये वाला माइंडसेट है तो नहीं, बट अगर माइंडसेट ऐसा है चल कर कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ये दिक्कत आ रही है ना, इसके लिए ऐसे सॉल्व कर, इसको कॉल कर ले, इसको कर। अगर ऐसे वाला आपका घर का कल्चर है तो फिर आप सीधा शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, आइडियाज सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, एग्जीक्यूट करने में बहुत मुश्किल होते हैं। ट्रू। आइडियाज, हमने सीधी सी बात करी, मोमोज की फैक्ट्री लो, 50,000 रुपए की मशीन है, इतने मोमोज बनाएगा, इतने बनाओगे, ऑन पेपर आप लाखों रुपया कमा लोगे। सही है। पर जब आप लगाने के लिए गए, आपको लोकेशन नहीं मिल रही है, करेक्ट, लोकेशन मिल रही है, वहां चूहे है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना जो आपको समझ में नहीं आ रही है। करेक्ट। चूहे कट्टे काट के चले जाते हैं, मशीन चला रहे हो, लाइट चली गई है, आपने सोचा था इतने मोमोज बनाऊंगा, लाइट चली गई, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा, लाइट सॉल्यूशन लाओ, पानी नहीं आ रहा, बोरिंग का पानी है, आरओ की अगर आपने आरओ लगा रखा, आरओ में दिक्कत आ गई है, पैकेजिंग मशीन खराब हो गई है। ट्रू। अब वो माल भेज रहे हो आपने सोचा था मैं कोल्ड, मतलब उसमें डब्बे में भेजूंगा, पर उस टाइम गर्मी बहुत थी, वो डब्बे के अंदर ठंडा भी नहीं हो पा रहा, आप भेज नहीं पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो आएगी, क्योंकि ऑन पेपर आइडियाज बहुत बढ़िया लगती है। बिजनेस मॉडल हमेशा जब भी पेपर बनाते हैं बहुत अच्छा होता है, सही है। जब एग्जीक्यूट करते हो ना तो वो प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आपके लिए होती है। जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर आपने कोई आइडिया बताया, वो दिल्ली का आइडिया था, दिल्ली के पैरामीटर्स बताए, बट वही सेम मॉडल को अगर आप बैंगलोर में जाके या गुजरात में जाके रेप्लिकेट करोगे ना, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ट्रू। जो सेम प्रोडक्ट का जो प्राइस बैंगलोर में चलेगा, जरूरी नहीं है वही सेम प्राइस दिल्ली में चले। सेम टेस्ट जो बैंगलोर में चलेगा, जरूरी नहीं है वो दिल्ली में चले। करेक्ट। तो हर जगह के हिसाब से चीजें चेंज होती चली जाएगी। करेक्ट। तो आइडियाज को एज बेस मॉडल लेके अगर आप एग्जीक्यूट करो और मान के चलो दिक्कतें आएगी और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहोगे, गलतियां समझोगे, इंप्रूव करोगे, तो ठीक है। और इसके लिए 2 चीजें चाहिए, गलतियां सीखना मतलब पैसा, पीछे एक गाइडेंस, मेंटरशिप। तो अगर आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है तो गुड है, नहीं मिलती है तो पहले नौकरी करो उस फील्ड के अंदर, और ये जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये सारी प्रॉब्लम्स पहले सीख के आओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। वो पानी भी खराब होता है, अरे ये भी होता है, अरे ये भी होता है, ये भी होता है। तुमको सारी लर्निंग पहले मिल चुकी है और सारी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस पता हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी भी मिल रही है,
गलतियां हो रही है तो कंपनी वाले के दिमाग पे जा रही है, आपकी टेंशन नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी। सही है। वहां से सीखने के बाद में जब शुरू करोगे तो बहुत बेहतर कर पाओगे। ट्रू, सो ट्रू, परफेक्ट। एक और चीज है, जैसे हम अलग अलग सिटीज की, स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारे लोगों की ये भी मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पास से एक्स अमाउंट है, 10,000, कोई बोलेगा 20,000, किसी का 50,000, छोटे गांव में रहते हैं। तो वो बहुत बार उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं क्या काम करूं वहां पर बैठ के, मुझे खुद का बिजनेस चालू करना है, अमाउंट कम है उनके पास। ऑब्वियसली हम जब भी रील्स वगैरह में 30 सेकेंड्स में तो हम सारे पैरामीटर्स तो नहीं बता सकते, लेकिन स्टिल अगर उनके पास उतना फंड है तो उनको कौन से टाइप के ऐसे काम करने चाहिए जो शायद वो अपने घर बैठ के छोटे गांव से भी कर सकते हैं। ओमनी खरीद लो, 20-30 हजार रुपए की ओमनी आती है, बस लोग उठाना शुरू कर दो, स्कूल के बाहर से बच्चे उठाओ, बहुत पैसा कमाओगे। करेक्ट। पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है ना, प्रॉब्लम तो सारी ये है ना, सबको लगता है शॉर्टकट चाहिए भाई। अगर 20-30 हजार रुपए में सबका बिजनेस बन रहा होता जो कि 100% फुल प्रूफ होता तो लोग कुछ और कर क्यों रहे होते। ट्रू ट्रू, हर बंदा यही कर रहा होता। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेनरिक एडवाइसेस नहीं लेनी चाहिए कि मैं आपको कहूं कि आप इस गांव में बैठे हो ये कर लो। अरे भाई, आपके गांव की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, मार्केट में और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, आप वो सॉल्व कर पाओगे तभी वो कर पाओगे। करेक्ट। तो जेनरिक मैं तो बिल्कुल एंटी हूं जेनरिक के लिए कि किसको क्या करना है। अगर जेनरिक लेनी है, ओमनी चलाओ, बहुत पैसा है। करेक्ट। जितने बड़ी सिटी में जाओगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अपसाइड इतनी है, मतलब आप हर दूसरे दिन के अंदर एक नई ओमनी खरीद सकते हो। अगर आप ढंग से काम करोगे 6 महीने के अंदर आपके पास 500 बंदों की टीम होगी। भगवान ने साथ दिया तो 5 साल के अंदर मुकेश अंबानी आपके साथ होगा। मतलब मुकेश अंबानी के बराबर पहुंच चुके हो गया। ट्रू ट्रू। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल एक्सपेंशन के भी ऑप्शन है सारे के सारे। नहीं, सही बात है, सही बात है। सो ये चीज हमारे साथ बहुत बार होती है। हम बहुत बार लाइव आते हैं या हमारे नंबर कुछ सोशल मीडिया पे शेयर है, तो वहां पर बहुत लोगों की आता है कि सर 50,000 है मेरे पास, आप बताओ कौन सा बिजनेस। आप ये लिखा करो, ओमनी ले लो। कर ये वीडियो की रील बना के रख लो, जब भी कोई मांगे 50,000 रुपए, 30,000, ओमनी ले लो। ओमनी का रेट पता कर लो, 20,000 30,000 रुपए आ रहा होगा। अगर कोई 60,000 बोल, 2 ओमनी ले लो। करेक्ट। किसी के पास 20-30,000 रुपए, 1 ओमनी ले लो। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, क्या कोई ऐसा स्किल बेस्ड काम हो सकता है जो अपने लैपटॉप से या घर से, बहुत सारे फ्रीलांसर, बहुत सारी ना सब्जेक्टिव चीजें होती है। हाँ, मतलब मैं जैसे उसका इंटरेस्ट भी है कि नहीं। हाँ, सब्जेक्टिव जैसे समझाता हूं मैं आपको। एड्स की बात करके चले तो एड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर्स। आपको नंबर समझने हैं, कहाँ पे क्या घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, वो नंबर्स का गेम समझ में आना चाहिए। अब अगर आपको नंबर्स का गेम समझ में आता है तभी आप एड रन कर सकते हो, अगर नहीं आता तो कहानी खत्म। अब कॉपी राइटिंग आपने सीख तो ली, चैट जीपीटी से बनवा भी ली, अब आपको कॉपी की समझ ही नहीं है कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, घर से बैठ के कुछ भी करोगे रिजल्ट ही नहीं आएगी। करेक्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करके चलो तो डिजाइन सेंस है, आपके पास है या फिर नहीं है। डिजाइन सेंस का मतलब ये नहीं आपको फोटोशॉप चलाना आता है। डिजाइन सेंस, आप कैनवा में भी अच्छी डिजाइन सेंस से काम कर सकते हो। ट्रू। तो डिजाइन सेंस है या फिर नहीं है, तो मुझे पास लगता है दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरनेट पे सर्च मारना, 16 पर्सनैलिटी टेस्ट, तो जाओ वो पर्सनैलिटी टेस्ट दो और अपने आप को समझो। मतलब एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव देता हूँ फ्री वाला, 16 पर्सनैलिटी टेस्ट मेरे हिसाब से शायद $9-10,000 का है, 9-10,000 रुपए का है। तो इट्स बेटर, उसमें कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई ऐड नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे किसी का, ठीक है। उसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसको दे देना। 2 टेस्ट है, एक है क्विक टेस्ट, एक है एडवांस टेस्ट। क्विक टेस्ट है कुछ 2 मिनट का, एडवांस टेस्ट है 30 मिनट्स का। तो ये वो साइकोमेट्रिक एनालिसिस है जो कॉलेज के स्कूल के बारे में नहीं करवाते, वो वाला हमने फ्री कर रखा है ताकि लोगों का भला हो जाए। तो वो टेस्ट देना, उसमें आपको पता लग जाएगा आप कौन हो, आप किस चीज में अच्छे हो और आपको किस चीज में काम करना चाहिए। करेक्ट। आपको डायमेंशन पता लग जाएगी, फिर उसके अंदर ढूंढो आपके बजट में क्या सेट होता है। आप सोच रहे हो आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लोगे, आपको डिजाइन सेंस है, आपको एडिटिंग सेंस है, आपके पास लैपटॉप तो है नहीं, आप सोच रहे हो मैं फोन से कर लूंगा, ठीक है कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, रील बना लोगे। बट आप आ रहे हो मेरे पास में, अब मैं सारी 4K शूट कर रहा हूँ, मेरी फाइल का स्टोरेज है 250 GB, अब मैं आपको 250 GB कैसे दूं? चलो मैंने कहीं से ड्राइव अपलोड करके दे भी दिया आपको, आप 250 GB डाउनलोड कैसे करोगे? और क्या वो डाउनलोड करके मुझे भेज पाओगे, कर पाओगे? वो देखा जाए ऑन पेपर चीजें सही लगती है, और जब एग्जीक्यूट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस मतलब जेनरिक नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट लो, पर्सनैलिटी टेस्ट देखने के बाद देखो कि वो जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं करियर पाथ्स, उनमें से देखो कौन सा करियर पाथ आपके लिए ठीक है। फिर ठीक है, मतलब आपको मजा आ रहा है, फिर देखो वो जो करियर पाथ है उसमें से
आपके रिसोर्सेज और आपके बजट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको ना इंटरनेट हेल्प कर देगा। करेक्ट। चैट जीपीटी भी हेल्प कर देगा। उसको बताओ कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, करेंटली मेरे पास में लो रिसोर्सेज है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सजेस्ट मी आइडियाज कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे देगा, एक डायरेक्शन दे देगा। फिर ब्लाइंडली उसको एग्जीक्यूट भी मत करना, थोड़ा समझ लेना कि आपके वहां पे वो चीज चलेगी या फिर नहीं चलेगी। ट्रू, बस। एब्सोल्युटली। किसी के भी करियर के अंदर एजुकेशन बैकग्राउंड का कितना इंपॉर्टेंस होता है, मतलब डिग्रीज, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई? मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी पढ़ाई ने मेरे को बहुत मदद करी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को बहुत हेल्प करी है। मेरे को फॉर्मल एजुकेशन ने एक गाइडेंस दी है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जितना कुछ सीखा है वो फॉर्मल एजुकेशन की वजह से सीखा है, बट उसने मेरे को एक डायरेक्शन दी है। मतलब अगर मैं बिफोर एमबीए और आफ्टर एमबीए की बात करके चलूँ, मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हूँ। उससे पहले तक मैंने कभी मार्केटिंग पढ़ी ही नहीं थी। ऑल दो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, पर मार्केटिंग कभी पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। साइंस में कभी मार्केटिंग नहीं पढ़ी है। इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग में कभी नहीं करी, तो और एड्स वेड चला रहे हो। फिर जब एमबीए करी तो मेरा लेवल अप इतना ज्यादा हुआ, तो मुझे समझ में आया, अरे ये हम ये कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। तो मुझे लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन ने मेरी पर्सनली हेल्प करी है, तो मैं तो सबको कहूंगा कि लेनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि एआई आ रहा है तो नॉलेज बेस्ड तो काम नहीं रह जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नॉलेज आपको स्टैंड आउट करने में मदद करी नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स रोल प्ले करने वाले हैं। और कॉलेज जाके ना इंटरपर्सनल भी इंप्रूव करते हो, लोगों से बात करना, दुनिया में धोखे मिलते हैं। अगर आप ड्रॉप आउट हो जाते हो 12th के बाद में, आप काम करने लग जाते हो, तो आप वो धोखे एक्सपीरियंस ही नहीं करते। True. जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, बट आजकल सब बच्चों को 17-18 साल की उम्र में करोड़पति बनना है, और सबने वो देख लिया एक्सेल के अंदर करोड़पति कैसे बनते हैं, तो सबके सब ड्रॉप आउट वाले फॉर्मूले में जा रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है। ट्रू ट्रू। एआई आने से लोगों की जॉब जा रही है, ये बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि हम अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी एआई आ रहा है, आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर लोगों की जॉब्स जाने वाली है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो 10 आदमी काम कर रहे थे वो 1 आदमी काम करेगा, ऐसी सारी चीजें बात चल रही है। आपका क्या स्टैंड पॉइंट है कि यही होगा? ओके, होगा यही। मतलब सिंपल सी बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर चोरी चकारी बढ़ेगी, ये नेगेटिव चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी, और ये होगा। अभी शायद मेरे हिसाब से सिटी का सर्वे था, उसके हिसाब से अगर इंडिया 7% से भी ग्रो करती है तो भी हम जितनी नौकरियां जरूरत है उतनी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये तो रेगुलर डेटा है और उसके ऊपर एआई लेयर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नौकरियां की डिमांड ही कम हो जाएगी। एप्पल को अगर आप देखोगे तो एप्पल 50% अपनी वर्कफोर्स कम करना चाहता है फैक्ट्रीज के अंदर, ऑटोमेशन लाना चाहता है, रोबोटिक्स लाना चाहता है। तो लेबर्स की नौकरी आ जाएगी, क्या करेंगे वो? सही, कहीं कुछ तो करेंगे ना। सिमिलरली जितने भी आप प्रोफेशन ले लो, ग्राफिक डिजाइनर ले लो, कॉपी राइटर ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं वो एआई ऑटोमेट करके दे रहा है। 10 बंदों में से 1 बंदा हो रहा है, 10 बंदों का काम 1 बंदा कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो आने वाले 2-3 साल में कर देगा, तो 9 बंदों का क्या होगा? करेक्ट। अब कहा जाता है कि भाई हमेशा जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो नौकरियां ट्रांसफॉर्म होती है, नई चीजें बन जाती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बनेगी, पर क्या लोग रेडी है ट्रांसफॉर्म होने के लिए? जो मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये लोगों को लगता है एआई इज बज, 90-95% तो चश्मा मार के अच्छा चैट जीपीटी है ही, उनको लगता है चैट जीपीटी एआई है। और जिन लोगों को चैट जीपीटी एआई लग रहा है उनमें से कुछ लोग हैं, मतलब जो बचे हुए लोग हैं, वो सोच रहे हैं चैट जीपीटी इज गूगल ऑल्टरनेटिव है। तो उनको लग रहा है कि कुछ भी सर्च मारना था चैट जीपीटी से करवा लो, ओहो एआई हो गया। करेक्ट। बट एआई जितना एडवांस है, अगर वो लोग समझने लग जाएंगे चीजों को, तो उनको बेनिफिशियल होगा। तो कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम। तो सिंपल सी बात, 10 में से 9 लोगों की नौकरी जाने ही वाली है, चाहे वो कुछ भी बोले। ये मैं बहुत बार अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूँ कि जब भी इंडस्ट्री के जो रेवोल्यूशन आते हैं, पहले फार्मर्स थे, इंडस्ट्री आया, फैक्ट्री लगी, तो वो लोग डरने लगे कि अरे यार हमारी अभी नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन फैक्ट्रीज आने से और भी लोगों को मिलने लगी जॉब, कंप्यूटर्स आए तभी लोग एकदम हाहाकार। बात क्या थी, अभी तक जितने रेवोल्यूशन आए थे ना, उस पर टाइम मिला था। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो 30-40 साल चला। करेक्ट। लोग स्टार्टिंग में कह रहे थे बेकार है, हम नहीं करेंगे। 10 साल के बाद उनको ट्रांजिट करना ही पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
बट एआई ऐसा है कि वो आने वाले 2-3 साल में ही इतना एडवांस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो ट्रांजिट होने का टाइम नहीं मिलेगा। बात ये होगी। करेक्ट। बस मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी आपके हिसाब से पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा कि एआई आ रहा है, हमें पता है आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद नौकरियां जाने वाली है, अभी जाने वाली है, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 साल में जाएगी। ओके तो अभी से लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो थोड़े अपनी इनकम को, लाइफ को सिक्योर कर सके? कोशिश करो जो भी काम कर रहे हो उसको देखो किस तरीके से एआई पे कर सकते हो। जो भी काम कर रहे हो सोचो क्या उसके वर्क फ्लो के अंदर एआई इंटीग्रेट किया जा सकता है। जो करेंटली मैं 8 घंटे में काम कर रहा हूँ, क्या एआई इंटीग्रेट करके मैं उसको 2 घंटे 3 घंटे में कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो अपने करंट काम को एआई का यूज करके। पहली चीज तो ये करने की कोशिश करो। दूसरा, जो भी मार्केट में नया एआई आ रहा है जो आपकी रिलेटेड चीजें, मैं आपको अगेन कोडिंग नहीं कह रहा हूँ, एपीआई के ऊपर काम करने के लिए कह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ आपकी फील्ड के अंदर कोई एआई आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो, वो कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, आपको टूल्स पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है। कल को जब स्विच आए ना तो लोग वो डिमांड जब मांगे कि भाई उसको ये बंदा आता है, बंदे को आता है, तो वो एक बंदा आप होने चाहिए 10 में से। ट्रू। ये मान के चलो 10 में से एक जो बंदा है ना वो मुझे बनना है कि कल को एआई रिप्लेस करेगा ही नौकरियां, करेगा तो भाई 10 लोगों की जगह जो नौकरियां जाएगी एक बंदा आएगा, वो मैं हूँगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात की और सच में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। इनफैक्ट आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली रहेगी। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड मिला है इस पॉडकास्ट से तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साहिल सर के साथ कनेक्ट करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिएगा। सर ने जो ऐप दिया हुआ है वो डाउनलोड करके आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट ले लीजिएगा, और सर बहुत सारे कोर्सेज भी अच्छे सिखा रहे हैं, उसकी भी मैं नीचे लिंक्स दे देता हूँ, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।